सेंट्रल ऑर्बिट वीडियो नंबर 7, आप सभी का स्वागत। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एन एप्स। एप्स क्या होता है ये जानेंगे, और एप्स से पॉइंट को प्रोजेक्ट करने से संबंधित प्रॉब्लम्स देखेंगे। कुछ मैटर हमने शुरू में लिख दिया है, इससे समय बचेगा, 5 मिनट 7 मिनट तो बचेगा ही। An ellipse is a point on the path at which the direction of velocity is perpendicular to the radius vector of the point। जैसे फिगर देखो, ये पाथ है, ये पॉइंट एप्स है। इस पॉइंट की क्या खूबी है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होता है, इसका मतलब टेंजेंट और रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच के एंगल को फाई से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब एप्स पर फाई पाई/2 होता है। ये रही बात। Thus at an ellipse phi equal to pi/2, p equal to r sin phi, 1/p square equal to 1/r square plus 1/r to the power 4 dr by d theta whole square। ये दो फार्मूले कहाँ से आए हैं? टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर से आए। अगर आपके सिलेबस में आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, बहुत ही मशहूर फार्मूले, बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फार्मूले। तो p इक्वल टू r साइन फाई में फाई इक्वल टू pi/2 रखोगे तो एप्स पर p इक्वल टू कितना आ गया r, और ये फार्मूला ऐसे बदलता चला गया है ना। देखो, जिससे p की जगह r रख दिए तो 1/r² कैंसिल हो गया। दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि dr बाई डी थीटा इक्वल टू 0। और अगर dr बाई डी थीटा 0 हो गया तो du बाई डी थीटा भी 0 हो जाएगा। du बाई डी थीटा मीन्स d बाई डी थीटा ऑफ u माने 1/r, तो हो जाएगा -1/r² dr बाई डी थीटा। तो dr बाई डी थीटा अगर 0 है तो du बाई डी थीटा भी 0 हो जाएगा। तो एप्स पर इतनी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना होगा। एप्स पर फाई पाई/2 होता है, p r होता है, dr बाई डी थीटा 0, इसलिए du बाई डी थीटा भी 0 होता है। चूंकि रेडियस वेक्टर r का डेरिवेटिव 0 है, dr बाई डी थीटा इक्वल टू 0, अतः हम ये कह सकते हैं कि r एप्स पर या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो ना, मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो ये तीन बातें हैं। एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। क्लियर? अगर ये पॉइंट एप्स है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एप्साइडल डिस्टेंस कहते हैं। और अगर दो कंजिक्यूटिव एप्स हो तो इसके एप्साइडल डिस्टेंस, इसके एप्साइडल डिस्टेंस के बीच के एंगल को एप्साइडल एंगल बोलते हैं। लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर एट एन एप्स इज कॉल्ड द एप्साइडल डिस्टेंस। एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एप्साइडल एंगल। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, उतारो मत, समय बचाने के लिए हमने पहले लिख दिया है। अब आओ एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। जो भी प्रॉब्लम ऐप से संबंधित होगा, लगभग सभी के सभी कुछ थोड़े मध्यम आकार के होते हैं, और मैक्सिमम प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही भारी होता है। एक झलक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से हम स्टार्ट ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन, a particle moves with a central acceleration. सेंट्रल एक्सेलरेशन माने हम सेंट्रल ऑर्बिट में। सेंट्रल एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं ना कैपिटल P से, तो P इज गिवन म्यू विद इन द ब्रैकेट r to the power 5 minus c to the power 4 into r, being projected from an ellipse
being projected from an ellipse at a distance c with the velocity c cube under root 2 mu upon 3. Show that the equation of the path is. Show that the equation of the path is x to the power 4 plus y to the power 4 equal to c to the power 4. सॉल्यूशन भारी होता है, तो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर बहुत भारी सॉल्यूशन हो तो बहुत सिस्टमेटिकली हेडिंग डाल डाल के प्रेजेंट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशंस लिखेंगे, फिर म्यू बाई एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और तब जाकर के फिर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट यानी इक्वेशन ऑफ पाथ निकालेंगे। तो पहले आप इकट्ठा करिए इनिशियल कंडीशंस। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में ऐसे ही करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। इनिशियल कंडीशंस, तो इनिशियल कंडीशन माने जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से पॉइंट को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एप्स से। उस पॉइंट की खूबी यह है कि वो एप्स है, तो एप्स के सारे डेटा हम यूज़ करेंगे। मान लिया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कैपिटल ए है। Let capital A be the point of projection and let A be ellipse such that O से A की दूरी दी गई है स्मॉल सी, ये लिखा है एट डिस्टेंस सी, एप्स की दूरी दी गई सी, एट थीटा इक्वल टू 0, देन इनिशियली एट ए। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ए और ये एप्स है, ये पोल है, इसको मिला दिया, इसी को इनिशियल लाइन मान लिया। हाँ, जिस लाइन के सामने हम थीटा बराबर 0 लिख देंगे वही इनिशियल लाइन हो गया, यहां से होके जाने वाली। पोलर सिस्टम जानते हो ना, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको पोल कहते हैं। अब यहां से एक लाइन खींच दो, लो खींच दिए, इसे OX लिख दो, बगल में लिख दो थीटा बराबर 0। तो अब क्या होगा, इस तरीके से मूवमेंट में थीटा मेजर होगा, ऐसे ये थीटा। इन जनरल प्राय इनिशियल लाइन को लोग हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे समझते हैं कि इनिशियल लाइन हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। किसी भी लाइन को, पोल से होके जाने वाली किसी भी लाइन को आप कह दो इनिशियल लाइन है। तो ये एक स्किल है, ध्यान में रखना है। अगर ए एप्स है तो लाइन OA को ही हम इनिशियल लाइन मान लिए। अब ए पर इकट्ठा करिए भाई, थीटा इक्वल टू 0, R इक्वल टू C, एप्स होने के नाते फाई इक्वल टू π/2, एप्स होने के नाते dr बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 एंड du अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू c क्यूब अंडर रेडिकल 2 μ/3। तो पहला काम तो ये कर लेना।
नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी। वैल्यू ऑफ म्यू बाई एच स्क्वायर, we know that in a central orbit वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर। पहले ही वीडियो में हम लोग ये सब एक्सप्रेशन निकाल लिए थे ना, एक्सीलरेशन p के लिए वैल्यू एक्सप्रेशन, वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, एरियल वेलोसिटी की बात भी हो गई थी। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, h होता है, ये जो h है ये एरियल वेलोसिटी। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस टू दिस इक्वेशन, applying initial conditions to this equation we have वेलोसिटी देखो दी गई है, उसका स्क्वायर यानी कि c टू दी पावर 6 इंटू 2 म्यू अपॉन 3 इक्वल्स टू h स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा 0 होगा, u कितना होगा, u स्क्वायर माने 1 बाई आर स्क्वायर, और r इज गिवन c, तो जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 0। यहाँ लिख देना सिंस u इक्वल्स टू 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई सी, इनिशियली r इज गिवन टू बी c, तो म्यू बाई एच स्क्वायर सेट करो, c स्क्वायर को इधर लाए तो हो जाएगा 2 बाई 3, ठीक है ना, और c टू दी पावर 8 और म्यू इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट म्यू बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 2 म्यू बाई एच स्क्वायर, तो ये नीचे जाएगा, तो ये जाएगा 3 अपॉन 2 c टू दी पावर 8। इसमें नंबरिंग में डाल के मैं से हाईलाइटर लगा दे रहा। अब हेडिंग डालेंगे हम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, central acceleration p is given by the expression p equal to h square u square within the bracket u plus d square u upon d theta square, ठीक। कैपिटल P दिया हुआ है, सेंट्रल एक्सेलरेशन इसमें लिखना भूल गए क्योंकि वो इनिशियल कंडीशन तो है नहीं। वो कितना दिया हुआ है भाई, P दिया हुआ है म्यू r टू दी पावर 5 माइनस c टू दी पावर 4r, तो इसको u के रूप में लिखिए, म्यू 1 अपॉन u टू दी पावर 5 माइनस c टू दी पावर 4 अपॉन u इक्वल्स टू एच स्क्वायर u स्क्वायर ब्रैकेट में u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इसी में देखो म्यू बाई एच स्क्वायर आएगा, म्यू बाई एच स्क्वायर ना, इसीलिए उसकी वैल्यू पहले निकाल लो, इम्प्लाइज दैट म्यू अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को इधर कर दिए, यू स्क्वायर को भी इधर कर दो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो, 1 अपॉन यू टू दी पावर 7 माइनस सी टू दी पावर 4 अपॉन यू क्यूब, इक्वल्स टू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये इनिशियल कंडीशन से याद रखना है, इसको मिटाएं, स्पेस बनाएं।
अभी बहुत लंबी यात्रा है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है, इसे सॉल्व करना है। इंप्लाइज दैट, इसे इधर कर दे रहा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू म्यू बाई एच स्क्वायर की वैल्यू मिटा दिए हम। कितना निकाले थे? म्यू बाई एच स्क्वायर निकाले थे हम लोग 3/2c टू दी पावर 8। तो 3/2c टू दी पावर 8 विद इन द ब्रैकेट 1/u टू दी पावर 7 माइनस c टू दी पावर 4/u क्यूब। तो इस तरह का क्वेश्चन मिल चुका है आपसे। इधर तो आप देख ही रहे हो, इधर की स्थिति देखो, u का फंक्शन दिया हुआ है, u माने डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन दिया है। अगर इधर कांस्टेंट होता या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता तो ये क्वेश्चन बन जाता विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है जो मैं करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाई 2du by d theta we have 2du by d theta d square u by d theta square plus 2u du by d theta equals to, देखो यहाँ नीचे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, बैलेंस हो जाएगा। तो हो जाएगा 3/c टू दी पावर 8 विद इन द ब्रैकेट u टू दी पावर -7 du बाई डी थीटा माइनस c टू दी पावर 4 u टू दी पावर -3 du बाई डी थीटा। ये अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। Integrating we get du बाई डी थीटा होल स्क्वायर, पहला वाला हो गया। देखो ये पिछले वीडियो में चर्चा ये सब हो चुकी है, उसको डिफरेंशिएट करके देख लो इतना आएगा कि नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2du बाई डी थीटा इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये लिखा है। वैसे इसका इंटीग्रल क्या होगा? यू स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2u du बाई डी थीटा। ये हो गया प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3/c टू दी पावर 8। अब इन्हें आप u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। u टू दी पावर -6/-6 है ना, एक जोड़ते हैं ना इसमें, और माइनस c टू दी पावर 4 u टू दी पावर -2/-2 और प्लस c डैश। थोड़ा और एक बार ठीक से लिख लें, du अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3/c टू दी पावर 8 विद इन द ब्रैकेट माइनस, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना, पहले इसको लिख लें, c टू दी पावर 4 अपॉन 2u स्क्वायर माइनस 1/6u टू दी पावर 6 प्लस c डैश। ये आ गया नंबर 1। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, du बाई डी थीटा है और u है। इनिशियली u माने 1/r माने 1/c और du बाई डी थीटा 0 था एप्स पर, इनिशियली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस,
ब्रैकेट में लिख लो u इक्वल्स टू 1/r इक्वल्स टू 1/c कामा du/d θ इक्वल्स टू 0। कहाँ पे? इसी पे 2 1 वी है 0 प्लस 1/c² इक्वल टू 3/c⁸ विद इन द ब्रैकेट। अब u² कितना आएगा? 1/c², तो नीचे 1/c² आ रहा है, c² ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा c⁻6/2 माइनस c⁻6/6 प्लस c डैश इक्वल्स टू 3/c²। देखो c⁻6 कॉमन लेके इसको बैलेंस कर दिए। अब ब्रैकेट बच गया 1/2 माने 3/6 माइनस 1/6 प्लस c डैश implies that 1/c² इक्वल्स टू, ये बताइए कितना होगा? ये होगा 2/6। 2/6 माने 1/3, 1/3 माने कैंसिल होके बचेगा 1/c²। 1/c² प्लस c डैश ये आ गया, यानी कि c डैश इक्वल टू 0। पुटिंग इट इन 1, we get तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना था सेकंड ऑर्डर का, इसी को हम सॉल्व करना है। इतना कुछ करने के बाद अभी जो मिला है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन अब उसका हो गया ऑर्डर फर्स्ट। हाँ, कहाँ गया? नंबर 1 du/d होल स्क्वायर प्लस u² इक्वल्स टू, c डैश को 0 कर देना, 3/c⁸ ब्रैकेट c⁴/2u² माइनस 1/6u⁻6। अब इसको लेके आगे बढ़े। इक्वल्स टू 3 अपॉन ये वाला 2, ये बैलेंस हो जाएगा c⁴, ये वाला u² माइनस 1/2 c⁸ u⁻6। implies that du/d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 c⁴ u² माइनस 1/2 c⁸ u⁻6 माइनस u² इक्वल्स टू, इधर एलसीएम ले लें, के क्या करेंगे देखेंगे। c⁸ u⁻6 एलसीएम लो तो ऊपर क्या बचेगा? 3/2 ये वाला और c⁴ u⁻4 माइनस 1/2 माइनस 3/2 c⁴ u⁻4 माइनस 1/2 और इधर हो जाएगा माइनस c⁸ u⁻8 हो जाएगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलके इतना हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, implies that c⁸ u⁻6 du/d होल स्क्वायर इक्वल्स टू
3/2 c to the power 4 u to the power 4 minus 1/2 minus c to the power 8 u to the power 8. implies that स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हो जाएगा c to the power 4 u क्यूब du अपॉन अंडर रूट 3/2 c to the power 4 u to the power 4 minus 1/2 minus c to the power 8 u to the power 8 इक्वल टू d थीटा। ध्यान से देखो, putting c to the power 4 u to the power 4 equals to z, so that इसी के हिसाब से कर रहा है ना कि डिफरेंशिएट कर तो ये आ जाए, so that 4 c to the power 4 u cube du equals to dz. We get c to the power 4 u cube du, ये देखो 4 और आ रहा है तो उस 4 की या तो 4 को इधर ले जाओ फिर ऊपर चढ़ाओ, या तो यहाँ पे 4 कर दो और यहाँ पे 4 कर दो। तो अब ये हो जाएगा सीधा सीधा dz अपॉन अंडर रूट 3/2 c to the power 4 u to the power 4, ये z है, माइनस 1/2 माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू 4 d थीटा। नंबरिंग कर दे रहे हैं 2, क्योंकि इसको भी होल स्क्वायर बनाना होगा। अब ये जो टाइप है इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए हैं, इंटीग्रल का टाइप है ना, ये है इंटीग्रल। अभी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का है। इसमें क्या करते हैं, जो रेडिकेंड है इसी को कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए कुछ नियम है, हाई स्कूल में सिखाया जाता है कि 2 डिग्री टर्म का कोफिशिएंट पहले 1 होना चाहिए। तो चलो लिखो, अलग से स्टार बना के कर दे रहे हम लोग। 3/2 z माइनस 1/2 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस 3z/2 और प्लस 1/2, ये हो गया इक्वल्स टू माइनस z माइनस 1 डिग्री टर्म के कोफिशिएंट का आधा, और यहाँ माइनस इसलिए माइनस लिया, 3/4 होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको बैलेंस करो, पहली संख्या के स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, दिस इंटू दिस का दूना करोगे तो ये आएगा, और प्लस इसमें 9/16 और आ रहा है, तो प्लस 9/16 और आ रहा है तो माइनस 9/16 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, और 1/2 छूट गया है, 1/2 और लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट z माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और ये कितना होगा, देखो इसको 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 8/16, 8/16 माइनस 9/16 माइनस 1/16 बन गया कंप्लीट स्क्वायर। अब इस माइनस से ऑपरेट कर दो तो ये बराबर हो जाएगा 1/16 माइनस z माइनस 3/4 होल स्क्वायर। इसको रख दीजिए नंबर 2 में, putting it into we have dz upon under root 1/16 minus z minus 3/4
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डी थीटा। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, अगर आपको उलझन हो रही है तो आप z माइनस 3/4 को भी कुछ पुट कर लीजिए, समझ रहे हो? नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पुटिंग तो मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। z माइनस 3/4 इक्वल टू u, सो दैट dz इक्वल टू du, वी हैव dz अपॉन अंडर रूट 1/16 माइनस यू स्क्वायर, सॉरी dz की जगह du हो जाएगा, सॉरी, इक्वल्स टू 4 डी थीटा। अब तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग वी गेट साइन इनवर्स u अपॉन 1/4 इक्वल्स टू 4 थीटा प्लस c डबल डैश कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, implies that sin inverse 4u z minus 3/4, z minus 3/4, ये हो गया 4u इक्वल्स टू वही 4 थीटा प्लस c डबल डैश। implies that sin inverse 4z minus 3 equals to 4 theta plus c double dash, implies that sin inverse z कितना रखे थे हम लोग, 4, z रखे थे c to the power 4, अरे भाई u खाली नहीं था, यहाँ पे एक गलती कर दी है, u जो रख लिया ना, u खाली नहीं था, u तो पहले से ही चल रहा है। अरे भाई u की जगह कुछ और कर दो, क्या रख दें, चलो w रख दें, dz इक्वल टू dw, तो ये हो गया dw। सॉरी बच्चों, ये ध्यान रखना चाहिए, कोई सिंबल खाली है नहीं खाली है, तो ये w स्क्वायर हो गया, तो u की जगह ये w कर दो, बस अब ठीक है। c टू दी पावर 4 u टू दी पावर 4, ये z था, माइनस 3 इक्वल्स टू 4 थीटा प्लस c डबल डैश, implies that 4 c to the power 4 u to the power 4 minus 3 equal to sine of 4 theta plus c double dash number 3. Applying initial conditions, applying initial conditions, इनिशियल कंडीशंस, ब्रैकेट में लिख दो इनिशियल कंडीशन, थीटा और यू है, तो थीटा तो 0 ही लिया थे हम लोग, और यू क्या था 1/r माने 1/c टू 3, वी गेट 4 c टू दी पावर 4 1 अपॉन c टू दी पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू sin c double dash, implies that sin c double dash equal to 1, implies that c double dash equal to pi by 2, क्योंकि sin pi by 2 1 होता है। बस आ ही गया है, 5 मिनट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, इसको नंबर 3 में रखा जाए, putting it in 3, जी करता, फेंक दें इसको में। वी गेटो भाई कहाँ गया नंबर 3, वो है 4 c टू दी पावर 4 u टू दी पावर 4 +
-3 इक्वल टू साइन ऑफ π/2 + 4 थीटा which will be cos 4 theta. Implies that 4 c to the power 4 upon r to the power 4 minus 3 equals to 2 cos square 2 theta minus 1. Implies that 4 c to the power 4 upon r to the power 4 equals to 2 cos square 2 theta. ये -3 उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +2. 2 कैंसिल करिए. Implies that 2 c to the power 4 upon r to the power 4 equal to cos square 2 theta plus 1. cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? cos 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये cos 2 थीटा है और इसका स्क्वायर भी. अब 1 को हम ऐसे सेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. नोट दिस स्टेप केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब ये कैसी चीज है जरा ध्यान से देखना. ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर है कि नहीं बताओ. a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना. तो ये हो गया ट्वाइस a स्क्वायर. a हमने cos स्क्वायर थीटा को लिया है, b हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिया है, तो हो जाएगा cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा. अब ये 2 कैंसिल हो गया. इम्प्लाइज दैट c टू दी पावर 4 अपॉन r टू दी पावर 4 इक्वल टू cos 4 थीटा. cos थीटा x/r होता है, तो x/r होल टू दी पावर 4 प्लस y/r साइन थीटा होता है ना, क्योंकि y बराबर r साइन थीटा, तो y/r माने साइन थीटा. r टू दी पावर 4 नीचे से बैलेंस हो जाएगा और फाइनली हमें मिल जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 इक्वल टू c टू दी पावर 4 विच इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट. ये नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हेडिंग डाल के कर रहा हूँ. हेडिंग में हमने डाला था इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ पाथ. तो ये रही बात. आया मजा. तो सारे क्वेश्चन के सलूशन इतने ही बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस के सलूशन बहुत बड़े बड़े हैं. कुछ हल्के मिलेंगे, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में कुछ हल्के भी करा दूं. वीडियो लाइक करें और मिजाज आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल ऑर्बिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और ये जो पोर्शन चल रहा है. थैंक यू वेरी मच. चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. अगर रैंडमली ये वीडियो आपने देखा है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में तो आया ही होगा, लेकिन वीडियो नंबर 1 से ही देखा करो, तभी हमारे साथ आप ट्यून हो पाओगे. कहते ना खग समझे खग ही की भाषा, तो पहले ट्यूनिंग तो हमारी आपकी हो. रैंडम वीडियो देखने से बच्चे को समझ में आता नहीं कि सारी बात नहीं समझाई गई है. हर वीडियो में सारी कहानी नहीं कही जाएगी. पढ़ाने के कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई माल बेचने वाला वीडियो थोड़ी है इसी में सब उलट दें. थैंक यू.